आगामी परीक्षा यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय संविधान के दो महत्वपूर्ण टॉपिक न्यायिक ढांचा सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय एवं जिला प्रशासन के बारे में, जहां से एक प्रश्न आपको अवश्य देखने को मिलता है। इस वीडियो में शामिल है पैट सिलेबस के अकॉर्डिंग यूपी ट्रिपल एस सी आयोग द्वारा पूछे गए अब तक के प्रश्न, संपूर्ण विश्लेषण एवं व्याख्या। तो बस आपको करना क्या है, वीडियो को शुरू से अंत तक देखें धैर्य के साथ। 15 से 20 मिनट की यह वीडियो होगी। वीडियो खत्म होते ही आपको एक नंबर पक्का हो जाएगा, तो ये हमारा वादा है। तो चलिए शुरू करते हैं और बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किसे किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? तो ऑप्शन है आपके सामने सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति, संसद या इनमें से कोई नहीं। पैट 2022 शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया प्रश्न है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, संसद। तो संसद को किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है, ये बात ध्यान रखना है। चलिए इसकी अब यहाँ पे हम व्याख्या की बात करते हैं कि किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार संसद के पास होता है। वर्तमान में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? 25 है, ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं यहाँ आपको एक बात और बता दूं, यदि आप तैयारी कर चुके हैं इस टॉपिक की तो आप यहाँ से अपनी प्रैक्टिस और रिवीजन दोनों कर सकते हैं। बस आप अच्छे से चीजों को समझते हुए चलें और जो व्याख्या मैं यहाँ पे करा रहा हूँ उसको ध्यान से देखना है, क्योंकि वहां से 2 से 3 प्रश्न आपके कवर होंगे और पूरा जो कंसेप्ट है वो आपका क्लियर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से कौन सी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्त की सही आयु है? आपसे पूछा है जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनकी सेवानिवृत्त होने की सही आयु क्या है, मतलब रिटायर होने की क्या आयु है? ऑप्शन है 65 वर्ष, ऑप्शन है 60 वर्ष, ऑप्शन है 58 वर्ष या ऑप्शन है 62 वर्ष। तो इसका जो राइट आंसर होगा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो रिटायरमेंट की सही आयु है वो है 65 वर्ष, ऑप्शन ए। अब बात करें यहाँ पे हम उच्च न्यायालय की, ये तो होगी सर्वोच्च न्यायालय की। बात करें यहाँ पे उच्च न्यायालय की, यदि एग्जाम में प्रश्न आता है तो कंफ्यूज नहीं होना है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए है 62 वर्ष, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे एक बात और यहाँ पे जान लेते हैं हम कि सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो थे वो कौन थे? हीरा लाल जेकानिया थे, याद रखेंगे, हीरा लाल जेकानिया थे। और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की यदि हम बात करें तो 28 जनवरी 1950, कितना? 28 जनवरी 1950 को हुई थी और इससे पूर्व इसकी स्थापना संघीय न्यायालय के रूप में 1935 में हो गई थी। तो यहाँ पे हमको चीजों को एक प्रकृति हमें समझ में आती है कि यूपी ट्रिपल एस सी प्रश्न की प्रकृति क्या होती है पूछने की और किस हद तक वो प्रश्न को पूछता है। तो सर्वोच्च न्यायालय में हमें क्या पढ़ना है ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। आपको इसकी स्थापना याद रखनी है और इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जेकानिया थे, ये आपको ध्यान रखना है। और इनके जो आपके न्यायाधीश होते हैं सेवानिवृत्त की आयु इनकी ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और लास्ट में मैं आपको 3 से 4 प्रश्न, इंपोर्टेंट प्रश्न आपको बताऊंगा इनसे संबंधित, उन पे भी आप ध्यान दीजिएगा। बस आप बने रहे हमारे साथ। चलिए प्रश्न नंबर अगला कि किसी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए योग्य नहीं माना जाएगा। किसी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए योग्य नहीं माना जाएगा जब तक वह कम से कम डॉट 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 साल के लिए उच्च न्यायालय का या 2 से अधिक ऐसे अदालतों का उत्तरवर्तन में वकील रहा हो। 3, 7, 5 या 10, क्या होगा इसका राइट आंसर बताइए? तो इसका राइट आंसर जल्दी से कमेंट करिएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 10। मतलब आप सुप्रीम कोर्ट का जो एक न्यायाधीश की यदि आप नियुक्ति के लिए योग्य कब माने जाएंगे, कम से कम 10 साल तक आप उच्च न्यायालय या 2 से अधिक ऐसे अदालतों का उत्तरवर्तन में वकील रहे हों, या एक शर्त और है, यदि आप 5 साल तक किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में आपने काम किया हो, 5 वर्ष के लिए किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में काम किया हो। ये दोनों शर्तें हैं, इनको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। चलिए यहां से प्रश्न बनने की पूरी संभावना है इस बार पैट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्ति के लिए पात्र बनने के लिए किसी जज को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कितने वर्षों की सेवा की आवश्यकता होती है? तो ये देखिए अभी इसके बारे में व्याख्या में बात की थी, तो 5 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। 20 वर्ष, 15 वर्ष, 18 वर्ष, 5 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 शर्तें हैं, या तो वो 5 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश हो, ठीक है, तब सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बन सकता है, या
10 साल तक वकील के रूप में उसने काम किया हो, 2 या 2 से अधिक या एक उसमें उच्च न्यायालय की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक चीज और है समझने वाली, क्या है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक न्यायिक प्रक्रिया का उल्लेख है। तो अनुच्छेद 124 को ध्यान रखना है, अनुच्छेद 124 से 147 तक न्यायिक प्रक्रिया का उल्लेख है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही कम समय में हम यहाँ पे जितने भी प्रश्न यहाँ से बनने वाले हैं और जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न हैं आपके यहाँ से हम सभी को कवर कर लेंगे, जिससे हमारा वीडियो के लास्ट तक 1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। ठीक है, चलिए बस आपको धैर्य के साथ चीजों को पढ़ना है, और वीडियो हमारी अच्छी लग रही हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, लाइक जरूर करिएगा वीडियो को। आगे बढ़ते हैं, और तैयारी जो आपका रिवीजन है उसको करते रहिएगा। जो आप रिवीजन की दृष्टि से यदि आप इसको वीडियो को देख रहे हैं तो उसका पहले ही कमेंट में या अपने मन में उसका उत्तर पहले ही सोच लीजिएगा, तब आपका कंफर्म होगा कि आप कितने पानी में हैं या कितनी तैयारी आपकी बेहतर हो गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? ये आपसे पूछा है। भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? ऑप्शन है लीला सेठ, अन्ना चांडी, ऑप्शन बी फातिमा बीबी, या ऑप्शन डी सुनंदा भंडारे। तो भारत के उच्चतम न्यायालय की, उच्चतम की बात हो रही है, याद रखना, उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो ये थी आपकी फातिमा बीबी, ऑप्शन बी राइट होगा। ठीक है, मीरा साहब फातिमा बीबी इनका पूरा नाम था। फिर 6 अक्टूबर 1989 को उन्होंने यह पद ग्रहण किया। और उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश की यदि बात करें यहाँ पे तो लीला सेठ थी। ठीक है, लीला सेठ। उच्चतम न्यायालय की ध्यान रखना है फातिमा बीबी, और उच्च न्यायालय की बात करें तो लीला सेठ थी, जो कि हिमाचल प्रदेश से थी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्न में से किसने भारत के 43वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की? ऑप्शन है आपके सामने, जस्टिस टी.एस. ठाकुर, जस्टिस धनंजय चंद्रचूड़, या जस्टिस संजय किशन गौड़, या जस्टिस एन.वी. रमन। तो 43वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ग्रहण की थी? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करिएगा। ग्राम पंचायत अधिकारी की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है ये। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जस्टिस टी.एस. ठाकुर। तो यहाँ पे आप देखिए करंट अफेयर का सवाल बनता है कि 52 में जो मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश, 52 में मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? ये प्रश्न आप तैयार कर लीजिएगा। तो वो है आपके न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई। ठीक है, रामकृष्ण गवई, ये 52 में मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की है, इसको आप भूलना नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने कि नवसृजित उच्च न्यायालय हैं कौन कौन से हैं आपके सामने है। ऑप्शन मेघालय, असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, या मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश। तो राइट आंसर क्या होगा? नवसृजित उच्च न्यायालय है, इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए कमेंट करके। तो इसका राइट आंसर होगा मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए यहाँ पे व्याख्या को देखेंगे एक बार अच्छे से कि 23 मार्च 2013 को 3 नए उच्च न्यायालयों का गठन हुआ। नवसृजित उच्च न्यायालय मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा हैं। 1 जनवरी 2019 को आंध्र प्रदेश के अमरावती में देश के 25वें, ठीक है, देश के 25वें उच्च न्यायालय का सृजन हुआ। तो याद रखना, देश के 25वें न्यायालय का सृजन कहाँ हुआ? तो ये 1 जनवरी 2019 को आंध्र प्रदेश के अमरावती देश में हुआ। ठीक है, आंध्र प्रदेश के अमरावती में हुआ, ये आप भूलना नहीं है। ठीक है, ये याद रखना। 25वां न्यायालय, कितने न्यायालय हैं? ठीक है, भारत में वर्तमान में उच्च न्यायालय कितने हैं? 25 हैं, और 25वां कहाँ हुआ है? आंध्र प्रदेश के अमरावती में सृजन हुआ है इसका। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय का प्रावधान है। याद रखना इस लाइन को, इस लाइन पे थोड़ा गौर दीजिएगा कि अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय का प्रावधान है। 7वें संविधान संशोधन 1956 के अनुसार संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह 2 या 2 से अधिक राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। तो किसको अधिकार दिया गया है? संसद को अधिकार दिया गया है। पहला प्रश्न इसी के ऊपर था। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ से व्याख्या जो हम करा रहे हैं इसको यदि आप अच्छे से हमारे साथ करते हैं तो एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि विश्व का विशालतम न्यायिक प्राधिकरण है, विश्व का विशालतम न्यायिक प्राधिकरण है कौन सा है? अंतरराष्ट्रीय न्यायिक अदालत,
ऑप्शन बी इलाहाबाद हाई कोर्ट, ऑप्शन सी भारत का सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन डी यूएनसीएलओसी सामुद्रिक। तो बताइए, अमीन परीक्षा 2016 में पूछा गया प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इलाहाबाद हाई कोर्ट। ठीक है, याद रखेंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट में स्पीकर जजों की संख्या कितनी है? 160 है, और भारत के सुप्रीम कोर्ट में 34 है, और अंतरराष्ट्रीय न्यायिक अदालत 15। ठीक है, तो अब बात करेंगे दोस्तों दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक इस वीडियो का, जिला प्रशासन से जो प्रश्न परीक्षा में बनने की पूरी पूरी संभावना है, उसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और यदि आप पैट एग्जाम को लेकर सीरियस हैं, आने वाली जो पैट परीक्षा है उसको लेकर सीरियस हैं, हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम अब तक आपका भारतीय इतिहास हुआ, भूगोल हुआ, इन सभी की क्लासेस करा चुके हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हुआ, और आपका करंट अफेयर की क्लासेस रेगुलर चल रही हैं, और सामान्य जागरूकता हुआ, पूरा कंप्लीट कराया हुआ है दोस्तों। यदि आप अच्छे से उनको देख लेते हैं तो आप बहुत ही अच्छे नंबर, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ 70+ नंबर आप आसानी से कर ले जाओगे। ठीक है, बहुत छोटी छोटी वीडियोस हैं, उनके माध्यम से ही आप संपूर्ण कवर हमने यहाँ पे कराया हुआ है, प्रत्येक सिलेबस के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू सिलेबस एक एक टॉपिक आपको अच्छे से कवर कराया है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, ये पहला प्रश्न कि पटवारियों जिनको लेखपाल बोलते हैं, पटवारियों लेखपालों के कार्य की देखभाल निम्नलिखित में से कौन करता है? जो लेखपाल के कार्य होते हैं उनकी कार्यों की देखभाल निम्नलिखित में से कौन करता है? ऑप्शन है आपके सामने, संबंधित क्षेत्र के पुलिस स्टेशन का एसएचओ, या ग्राम पंचायत का सरपंच, या तहसीलदार, या जिला न्यायाधीश। तो जो लेखपाल कार्य करता है उनकी देखभाल कौन करता है? बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, तहसीलदार करता है, ये आप बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, तहसीलदार करता है। जमीन को नापना, उसका रिकॉर्ड रखना पटवारी लेखपाल का मुख्य कार्य होता है, और पटवारी किसानों से भूमि कर भी इकट्ठा करता है, और सरकार को उगने वाली फसलों के बारे में जानकारी देता है। पटवारियों के कार्य की देखभाल के लिए उप जिलाधिकारी होता है, और उसके अधीन तहसीलदार होते हैं। तहसीलदार के दफ्तर कार्यालय में जमीन से जुड़े मामले सुने जाते हैं। याद रखेंगे इस चीज को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, वीडियो थोड़ी फास्ट है, थोड़ा मैं तेज आज यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, बस मेरा उद्देश्य है, क्योंकि समय आपके पास 1 महीना ही बचा है, लमसम ये मान लीजिए 1 महीना ही बचा है, तो उस हिसाब से हम समय को ध्यान में रखते हुए, टाइम को ध्यान में रखते हुए, आपके एक एक सेकंड को कीमती मानते हुए हम चीजों को करा रहे हैं। बस उसी तरीके से हमारे साथ पढ़ते रहिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भू अभिलेखन, जिसको रिकॉर्ड बोलते हैं, भू रिकॉर्ड, भूमि रिकॉर्ड के रख रखाव के लिए कौन जिम्मेदार होता है? पटवारी, नंबरदार, तहसीलदार, या इनमें से कोई नहीं? तो कौन होता है? बताइए इसका राइट आंसर। तो भू अभिलेखन रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए आपका पटवारी नामक कर्मचारी मतलब लेखपाल जिम्मेदार होता है। इस बात के लिए ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि कोई व्यक्ति जिला जज के न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले से असंतुष्ट हुआ है। ये समझ लीजिएगा, एक आपका दैनिक जीवन की प्रयोग से ये प्रश्न है कि कोई व्यक्ति है जो जिला जज के न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले से असंतुष्ट हुआ है, तो अपील प्रणाली के अनुसार वह निम्नलिखित न्यायालय में से किस में अपील कर सकता है? तो ऑप्शन है आपके सामने, उच्चतम न्यायालय, जांच न्यायालय, उच्च न्यायालय, या सत्र न्यायालय। इस प्रश्न को दोस्तों गांठ बांध लीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न आने वाला प्रश्न है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा उच्च न्यायालय में वो अपील कर सकता है। ठीक है, उच्च न्यायालय में ये अपील कर सकता है। क्या है इसकी व्याख्या कि यदि कोई व्यक्ति जिला जज के न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले से असंतुष्ट हुआ है, तो अपील प्रणाली के अनुसार वह उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। भारतीय संविधान के अनुसार उच्च न्यायालय राज्य न्यायपालिका का सर्वोच्च न्यायालय है। संविधान के अनुच्छेद 214, ठीक है, 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक पृथक उच्च न्यायालय होगा। ये पहले प्रश्न में हमने इसकी बात की है। उच्च न्यायालय निम्न न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध उन दीवानी मामलों में अपील सुन सकता है जिसमें 5,000 या इससे अधिक रकम या इतने मूल्य की संपत्ति का मामला हो, और उच्च न्यायालय निम्न न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध ऐसे फौजदारी मुकदमों की अपील सुन सकता है जिसमें निम्न न्यायालयों में अपराधी को 4 वर्ष अथवा इससे अधिक समय के लिए सजा दी गई हो। ये बात ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जिला प्रशासन का मुखिया कौन होता है? जिला प्रशासन का मुखिया कौन होता है? एसडीएम, डीएम, आयुक्त, या तहसीलदार? तो जिला प्रशासन का जो मुखिया होता है वो डीएम होता है। ठीक है, डीएम जिला प्रशासन का मुखिया, जिला अधिकारी होता है डीएम।
जिसे जिलाधीश या डीएम भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिला अधिकारी कौन होता है? ठीक है, जिला अधिकारी कौन होता है? तो भारतीय प्रशासनिक अधिकारी, आईएएस जिसको बोलते हैं, या राज्य प्रशासनिक अधिकारी, या स्थानीय स्तर का अधिकारी, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो जिला अधिकारी होता है वो आईएएस होता है, प्रशासनिक, भारतीय प्रशासनिक अधिकारी होता है जिलाधिकारी। ठीक है, याद रखेंगे। अब यहां से एक इंपॉर्टेंट प्रश्न निकल के आता है जिसको ध्यान में रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। क्या है प्रश्न? कि जिला अधिकारी भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी आईएएस होता है। भारत में कलेक्टर पद का सृजन, देखिए ध्यान दीजिएगा, भारत में कलेक्टर पद का सृजन 1772 में हुआ। 1772 में तत्कालीन गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग ने किया था। किसने किया था? वॉरेन हेस्टिंग ने किया था 1772 में। ठीक है, जिसका स्पष्ट रूप से प्रयोग सर्वप्रथम ब्रिटिश काल में किया जाने लगा। जिला अधिकारी अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन 4 रूपों में करता है: कलेक्टर जिला अधिकारी के रूप में, विकास अधिकारी के रूप में, जिला मजिस्ट्रेट के रूप में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जिला अधिकारी जिले का शासन चलाता है तहसीलदार की सहायता से, एसडीएम की सहायता से, स्वयं अकेले, या जिले के समस्त जिला अधिकारियों की सहायता से? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जिले के समस्त अधिकारियों की सहायता से जिला अधिकारी अपने शासन को चलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा कि जिला प्रशासन के कार्यों में शामिल है, क्या शामिल है? जिला प्रशासन के कार्यों में क्या शामिल है, ये आपसे पूछा है। जिले में शांति और व्यवस्था बनाए रखना, ये भी ठीक है। भूमि व्यवस्था जैसे भूमि मापन, खसरा खतौनी का रखरखाव व लगान वसूली करना, ये भी ठीक है। नागरिक सुविधा व सभी को विकास के समान अवसर उपलब्ध कराना, ये भी ठीक है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी जिला प्रशासन के कार्यों में शामिल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो कैसी लग रही है दोस्तों, एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा जो पैड की तैयारी कर रहे हैं। चलिए, बहुत ही कम समय बचा है और एक एक नंबर आपके लिए कीमती है, तो हम उसी को ध्यान में रखते हुए आपके लिए ये वीडियोस ला रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि जिले में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था कौन करते हैं? आयुक्त, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिलाधिकारी, या मुख्य विकास अधिकारी? तो जिले में प्राथमिक शिक्षा की जो व्यवस्था है वो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी करता है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने कि जिले में परिवार कल्याण के कार्य करवाता है, कौन करवाता है जिले में परिवार कल्याण के कार्य? पुलिस अधीक्षक, जेलर, लोक अदालत, या मुख्य चिकित्सा अधिकारी? तो जिले में परिवार कल्याण के कार्य कौन कराता है? तो आप कहेंगे मुख्य चिकित्सा अधिकारी, ऑप्शन डी। परिवार कल्याण के कार्य कौन कराता है जिले में? मुख्य चिकित्सा अधिकारी कराता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही कम प्रश्न बचे हैं, बहुत जल्दी ये वीडियो समाप्त हो जाएगी और आपका एक नंबर दोस्तों बिल्कुल पक्का यहाँ से मान लीजिएगा, एक नंबर आपका श्योर तैयार हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि भारत में जिला प्रशासन की व्यवस्था को कलेक्टर का पद किस वर्ष सृजित किया गया था? तो 1772 में किया गया था, ये हमने अभी पढ़ा, और लॉर्ड वारेन हेस्टिंग द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, क्या है प्रश्न? कि जिला स्तर पर राज्य सरकार की आंख, कान और भावों का कार्य करता है संभागीय आयुक्त, उपखंड अधिकारी, जिला अधिकारी, या पुलिस अधीक्षक? तो कौन करता है बताइएगा? तो जिला अधिकारी करता है। आंख, कान और भावों का कार्य कौन करता है? जिला अधिकारी करता है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से किसने जिलाधीश को संस्थागत करिश्मा कहा? ठीक है, रजनी कोठारी ने कहा। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि किसने भारत में जिला कलेक्टर का पद का सृजित किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, चार्ल्स मेटकॉफ ने, वॉरेन हेस्टिंग ने, या लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने? तो जिला कलेक्टर का पद किसने सृजित किया था? तो वॉरेन हेस्टिंग ने किया था 1772 ईस्वी में। ठीक है, याद रखेंगे इस प्रश्न को, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अब यहाँ पे देखेंगे लास्ट प्रश्न इस वीडियो का। लास्ट प्रश्न है वीडियो का कि मूल संविधान में जिला शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? मूल संविधान में जिला शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 233, अनुच्छेद 245, अनुच्छेद 233, या इनमें से कोई नहीं? बताइएगा जल्दी से। इसके बाद मैं 2 से 3 इंपोर्टेंट प्रश्न भी आपको बताऊंगा। तो मूल संविधान में जिला शब्द का उल्लेख जो है वो आपका अनुच्छेद 233 में मिलता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, अनुच्छेद 233 में मिलता है।
अब यहाँ पे बात करें 2 से 3 इंपॉर्टेंट प्रश्न कि क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, बात करें सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का मासिक वेतन कितना होता है, तो आप कहेंगे 2,80,000 होता है। कितना होता है? 2,80,000 होता है, याद रखेंगे। और बात करें अन्य न्यायाधीशों के मासिक वेतन की तो 2,50,000 होता है। ठीक है, 2,50,000 होता है। उच्च सर्वोच्च न्यायालय जिसको उच्चतम न्यायालय बोलते हैं, उसके न्यायाधीश का वेतन 2,80,000 होता है आपका। और अन्य न्यायाधीश जो है उनका वेतन कितना होता है उच्च न्यायालय के? 2,50,000 होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। अब बात करें उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ये बात ध्यान रखेंगे। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति या उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। चलिए, और 2 प्रश्न और यहाँ पे इंपोर्टेंट हैं। कौन कौन से हैं? एक प्रश्न है कि लोक अदालत के अधिवेशन, क्या लोक अदालत जो होती हैं, जो लोक अदालत लगती हैं, उसके अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तो जिला न्यायाधीश करता है। याद रखेंगे, कौन करता है? जिला न्यायाधीश करता है। और आगे बात करें कि राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भारत के राज्यपाल को शपथ दिलाता है। ठीक है, भारत के राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ये बात ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। कैसी लगी वीडियो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों। और मिलते हैं बहुत जल्द ऐसी नई वीडियो के साथ। और दोस्तों करंट अफेयर की तैयारी हमारे चैनल पर रेगुलर चल रही है, तो प्लीज जो भी भाई बहन चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए, मिलते हैं बहुत जल्द इसी तरीके से दोस्तों। पढ़ते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।